थर्ड यू रीड, ब्रदर आई फॉरगॉट योर नेम. गोपाल. हाँ, पढ़ो. Wisdom lies in knowing what to withdraw and what to overlook. An office of being engrossed into perennially, ignoring core issues before him, is no living in delicacy. We have agree that such preoccupation of administrator leads to travesty of justice, to the cause of effective service delivery and critically adapted. ठीक है, तो अब ये देखो, ये 2 क्वेश्चंस हैं 2013 में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज क्वेश्चंस? यहाँ से यहाँ तक जो 10 साल का इवोल्यूशन हुआ है वो कितना ज़्यादा हुआ है. पहले बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज़, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिक्स, बट अब उन्हीं क्वेश्चंस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड से कर दिया गया है. एथिक्स में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये आता है, इवन इफ यू मग अप ऑल द मटीरियल्स अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड फॉर एथिक्स, नॉट जस्ट फॉर यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री, but all the material available for ethics in this world, then also there is no guarantee that you will be able to write in the examination. You know why? Because for that you must have proper understanding of your day-to-day activities. जो भी ethics में हम पढ़ रहे हैं वो आपको डे टू डे प्रैक्टिकल में उसको अप्लाई करना पड़ेगा और वहाँ से एनालाइज करना पड़ेगा. ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. एथिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट लिखो, how to approach the ethics paper. Apply all the ethical principles that you learn in the class practically in your day-to-day activities. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अगर आप उन प्रिंसिपल्स को अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करके नहीं देखेंगे तो आपको वो प्रिंसिपल्स भी याद नहीं रहेंगे और उनको समझ में भी नहीं आएगा कि एक्चुअल में एथिकल डिलेमा क्या होता है. सी, व्हेन यू रीड समथिंग इन बुक एंड व्हेन यू अप्लाई दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, देयर इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टू, एंड until unless you don't put yourself in that position, you will not be able to express yourself properly in the examination. Getting the point? ठीक है. फिर एक चीज़ समझ लो, एथिक्स एक ऐसा पेपर है, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, मेंस में हमेशा 2 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं. ऑप्शनल तो होता ही है जिसमें आपका एडेड एडवांटेज होता है, लेकिन 2 सब्जेक्ट्स हैं, वो है एसे और दूसरा है एथिक्स. These 2 subjects and especially ethics is a subject wherein you put up quite less efforts, less input and you get magnificently more output compared to other subjects. कहने का मतलब ये है कि आप एथिक्स में कम मेहनत करके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं जो कि आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स में नहीं आ सकते. GS 1, 2, 3 सब्जेक्ट्स को देखो कितने ज़्यादा है. GS 1 में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं बताओ जल्दी फटाफट. GS 1 सिलेबस नहीं पता, सिलेबस को उठाओ, मेंस के सिलेबस को, और हर रात लिख के सोया करो कि ये सिलेबस है, या पढ़ के सोया करो. जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा ना तो तब तक कैसे अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा ये मेरी काम की चीज़ है और ये मेरी काम की चीज़ नहीं है. स्टार्टिंग में यही सबसे बड़ा इशू होता है. ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको सिलेबस ध्यान से पढ़ो. और GS 1 में क्या क्या होता है? हिस्ट्री पूरा, एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, सब कुछ. फिर सोसाइटी, ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री. ओके, ये सारे टॉपिक्स होते हैं और उसको करने में कितनी मेहनत जाती है. GS 3 में कितना ज़्यादा सिलेबस है, क्या क्या है? इकोनॉमी पूरी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट. ये करते करते बहुत समय लगता है, टाइम कंज्यूम होता है. लेकिन एथिक्स का सिलेबस कितना है? दिस इज द सिलेबस ऑफ एथिक्स. ये बहुत ज़्यादा नहीं है. अगर आप नोट्स बनाने पे आओ तो 100 पेज के नोट्स में आपका एथिक्स कंप्लीट हो सकता है. जस्ट 100 पेजेस, एंड यू नीड टू रिमेंबर दोज 100 पेजेस नोट्स, एग्जाम्पल्स वगैरह जो भी, वो भी बताऊंगी अभी नोट्स कैसे बनाने. और ये सब कंप्लीट करके आप एथिक्स को अच्छे से पढ़ के, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा.
बहुत अच्छे से केस स्टडीज़ प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिसेस करनी है, ठीक है। कभी एथिक्स का क्वेश्चन पेपर खोल के देखा है? कितना समय हो गया सिविल सर्विसेज प्रिपेयर करते हुए? खोल के देखो अभी यहीं पर। हाँ, 3 वीक्स। चलो, इसमें व्हाइट बोर्ड कहाँ से आता है, यू नो दैट? बट ये पूरा, इसको क्लोज कैसे? गलत हो गया। कहाँ पर? वाइट बोर्ड तो है बट मुझे स्क्रीन पे ही करवाना था। ठीक है, अभी पहले बुलाते हैं उसको। अभी मेजरली एक चीज़ समझो कि एथिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होते हैं ना लास्ट मोमेंट पे भी, और जो ग्रेजुअली आपको पूरा हेल्प करेंगे, वो होंगे नोट्स जो आप खुद बनाओगे, या क्लास में जो मैं लिखवा रही हूँ वो साथ साथ में। और नोट्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उससे पहले मैं उस वाले पॉइंट पे आती हूँ जहाँ मैं क्वेश्चन पेपर्स और ये सब आपको मैंने भेजा था कि एक्चुअली केस स्टडीज़ जो होती है वो 120 मार्क्स की आती है, ठीक है। अच्छा, आप पहले क्वेश्चन पेपर देखो, मैं इतना सर को बुलाती हूँ। देखो एक बार पढ़ो क्वेश्चंस को। ओके, ठीक है। पेन ऑलरेडी है, वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लिखोगे वो लिख जाएगा, इसको बंद करोगे बंद हो जाएगा, वापस लाने के लिए वापस से एरो पे जाना है, पेन, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड बंद करके ही आएगी, जैसे इसको बंद करोगे ना तभी आएगा, ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड लाने के लिए आपको सिंपली ये करना है। हाँ, वो तो मुझे पता है और पहले बताया, ठीक है। हाँ, तो ब्रीफली हैव यू सीन द पेपर्स? ब्रीफली देख लिए, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ समझो कि एथिक्स पेपर होता है पूरा 250 मार्क्स का, 250, ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट 130 मार्क्स एंड 120 मार्क्स का ये डिवीजन होता है। दिस 120 मार्क्स इज केस स्टडी, ओके। ये केस स्टडी आती है और उसके बाद ये जो 130 मार्क्स होते हैं ना, ये आपके नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस जो आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, जो अभी हमने पढ़े भी थे। तो यहाँ पर
अगर 130, 120 मार्क्स केस स्टडी यानी कि पूरा आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। केस स्टडी इजी होती है अगर आपको एक बार समझ में आ जाए कि करना क्या है। इट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। रीडिंग स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी आपको इस पेपर में, ये चैलेंज डेफिनेटली आएगा। ठीक है, डिवीजन लिखो। $120 मार्क्स केस स्टडी, 130 क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं दैट यू मस्ट एनालाइज बाय लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी बात बहुत अच्छे से गांठ बांध लो। अगर मेंस क्लियर करना है, अगर अच्छी रैंक लानी है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है एथिक्स। घर जाके जितने भी टॉपर्स हैं उनके मार्क्स देखना। आपको GS 1, 2 and 3 तीनों में जितनी मेहनत आप करोगे ना, और शुरुआत से क्या पढ़ते हैं, अभी से क्या पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, ये सब चीज़ें हम शुरू से पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत इन तीनों सब्जेक्ट्स में लगती है 1, 2, 3, और सबसे कम मार्क्स मेहनत करने के बावजूद भी इन्हीं में आते हैं, क्योंकि इनका सिलेबस इतना है, कहाँ से करोगे। मेंस में सुबह शाम पेपर होते हैं, यू गेट टायर्ड ऑल्सो। ठीक है, बट एथिक्स जो है कंपैरेटिवली, जो GS 4 है एथिक्स, ये एक ऐसा पेपर है जहां आप सबसे कम मेहनत करके सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हो अगर सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लिया। और इसीलिए सबसे ज़्यादा स्कोप जो होता है ना मार्क्स लाने का, वो होता है एसए में और एथिक्स में। एसए में कुछ याद करने की ज़रूरत है, हाँ कुछ बेसिक काम तो उसमें भी करना ही है, कुछ कोट्स वगैरह प्रैक्टिस उसमें भी चाहिए होती है, बट एसए का पेपर कितने मार्क्स का होता है? हाँ 250। एथिक्स का पेपर कितने मार्क्स का होता है? 250। इट डजेंट मैटर वेयर इन विच सब्जेक्ट यू गेट मार्क्स, व्हाट मैटर्स यू मस्ट गेट मार्क्स। किस सब्जेक्ट में ला रहे हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन मार्क्स आ रहे हैं ये मैटर करता है ना। तो एथिक्स वो सब्जेक्ट है, एसए वो एक सब्जेक्ट है जहां मार्क्स लाना कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है बाकी सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, इस चीज को अच्छे से गांठ बांध लो। एथिक्स वो सब्जेक्ट है जहां कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम इस बात पे चलते हैं कि एथिक्स को कैसे अप्रोच करना है। अच्छा, जनरली यू पीपल आर एटलीस्ट 4-5 ना? हाँ 4, आज 4th one इज ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से समझो कि ये जो पूरा एथिक्स का लेक्चर हो रहा है ना, एथिक्स कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं। एथिक्स कोई 1 वे डायलॉग नहीं हो सकता, इट इज़ गोइंग टू बी अ 2 वे डायलॉग। ओके, यू नीड टू पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी लेक्चर। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में क्या होता है, हिस्ट्री है, मैंने पढ़ाया, किसी ने पढ़ाया, आप सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछ ले, समझ नहीं आया सर ये क्या है। लेकिन एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और कोशिश करना कि कोई भी क्लास मिस ना हो। अब कंटिन्यूअसली एथिक्स की क्लास चलेंगी, 20 से 25 लेक्चर होंगे कब ऑलमोस्ट, इसके एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि जो चीज़ आप क्लास में बैठ के सुन सकते हैं और समझ सकते हैं वो कभी आप घर में नहीं समझ सकते। यहाँ डिस्कशन करोगे तो ही एथिक्स समझ में आएगा। ठीक है, सो डू नॉट मिस एनी क्लास। सेकेंडरी इज़ जो आपको अपने नोट्स बनाने, एक तो जो मैं स्लाइड्स हैं, आप स्लाइड्स मिल ही जाएंगे आपको, साथ में मैं भी आपको कुछ नोट्स दूंगी, क्लास में डिक्टेट करूंगी, वो आपको नोट्स करने हैं। और आप साथ में, आप लोगों का काम है, जो भी आप 3, 4, 4, 5 जितने भी आपका है, ठीक है, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं अगर वो भी मेरी बात को सुन रहे हैं तो समझ ध्यान से सुनिएगा कि जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं आपस में कलेक्ट होके एक गूगल स्प्रेडशीट बनाओ। क्या बनाओगे? 1 गूगल स्प्रेडशीट। ठीक है,
और उसमें आगे पेन, मेक वन गूगल स्प्रेडशीट, ओके। जस्ट वन गूगल स्प्रेडशीट, ओके। अब उसमें करना क्या है, जो भी की टर्म्स हैं कहाँ कहाँ पर, एक तो सिलेबस में और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मेंस के, उनको उठाना है। फिर उन सब की टर्म्स की क्या डेफिनेशन है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, कुछ अच्छे कोड्स, फिर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स भी कैसे, अलग अलग लेवल पे, नेशनल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे कुछ एग्जाम्पल कर सकते हो, या इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, या पब्लिक एग्जाम्पल्स वर्सेस प्राइवेट एग्जाम्पल्स। सॉरी फॉर द पुअर हैंड राइटिंग ऑन द बोर्ड, ठीक है, बट एग्जाम्पल्स में भी डाइवर्सिफिकेशन करना है। और ऐसी एक गूगल स्प्रेडशीट बना लो। दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू, बट प्रोवाइडेड दैट बिफोर गोइंग फॉर दिस गूगल स्प्रेडशीट, what you need to do is analyze the previous year question papers of past 10 years. 2013 से शुरू हुआ था, 2023, 11 साल हो गए, ठीक है। तो 11 साल के पेपर्स को एनालाइज करो, और जो एक मैंने कहा की टर्म्स, ये चीज़ नोट कर ली, डेफिनेशन प्लस बेसिक कंसेप्ट, कोट्स, एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब जो मैंने कहा की टर्म्स, वो की टर्म्स कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, ठीक है। जैसे सबसे ऊपर आप क्या पढ़ते हो, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। तो एक की टर्म हो गया एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। एक की टर्म एथिक्स, उसके ऊपर व्हाट इज एथिक्स, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट उसके बारे में, कोड्स, एग्जाम्पल। ये गूगल स्प्रेडशीट में एक अकेले जने करेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए कह रही हूँ ग्रुप में करना, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जैसे प्रॉपर्टी, व्हाट इज प्रॉपर्टी, की टर्म क्या है। उसके बाद व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स, ह्यूमन वैल्यूज, व्हाट इज ह्यूमन वैल्यू, इस तरह के की टर्म्स। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड। probity, citizens charter, work culture, RTI, codes of ethics. Are you getting the basic point? ये जितने हैं ना, ये अकाउंटेबिलिटी, ये की टर्म है। उसी तरह से क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे, ये सारे कीवर्ड्स हैं। फाउंडेशनल वैल्यूज, ये सारे कीवर्ड्स हैं। इवन सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएशन, इन कीवर्ड्स को उठाना है और बेसिक काम करना है। उसके अलावा आप लेक्सिस नेक्सिस कुछ टॉपिक्स के लिए रेफर कर सकते हो, उसमें भी बहुत एक्सपेंशन है, बट कंपैरेटिवली बाकी सारी बुक्स के बेटर है, तो लेक्सिस नेक्सिस आप रेफर कर सकते हो। बाकी एक चीज़ मैं आपको पहले से ही वार्निंग दे रही हूँ, आपको एथिक्स के ऊपर दुनिया भर का मटेरियल मिलेगा, दुनिया भर का मटेरियल, इस कोचिंग का, उस कोचिंग का, लेकिन वहाँ पर आप जिसको भी आप अगर रेफ़र कर रहे हो, ठीक है, वैसे बी वेरी अवेयर ऑफ इट कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। और अभी जब शुरुआत होती है तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। एथिक्स का भी मटेरियल यहाँ पर बन रहा है और उसको इसी चीज़ के लिए ध्यान पे रखा जाके बना रहे हैं कि जो आज के हिसाब से रेलेवेंट हो एथिक्स उसी हिसाब से पढ़ें।
क्योंकि इतना सब कुछ है एंड यू स्टडी ऑल दैट इज एक्चुअली नॉट रेलिवेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव टू. यू नीड टू लर्न जुडिशियसली एंड स्मार्टली ऑल्सो. तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है. एथिक्स के लिए गूगल सर्च बेटर है, लेक्सिकन से पढ़ सकते हो और अंडरस्टैंड करो. अब जैसे अगर मैंने एक क्वेश्चन एक है व्हाट इज़ पार्टीशन, व्हाट इज़ नॉन पार्टीशनशिप, ठीक है, तो व्हाट डू मीन बाय नॉन पार्टीशनशिप पता है? गूगल करो, अभी करो. लैक ऑफ बायसनेस. हाँ गोपाल, क्या लिखा है गूगल में? पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, क्या लिखा है यशिका? और तो ये नॉन पार्टीशनशिप आपको समझ में आया? एक ब्रीफ बताती हूँ. नॉन पार्टीशनशिप का मतलब ये होता है यू आर इन अ स्टेट वेयर इन यू डू नॉट शो एनी एलिजियंस टूवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टी. मैं न्यूट्रल पर्सन हूँ और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई लगाव या मेरा कोई भी एलिजियंस यानी कि कनेक्शन नहीं है. ठीक है, आई एम अ न्यूट्रल पर्सन. This is called as non-partisanship, and as a civil servant this is really a very important value because civil servants work in a highly politicized environment, so they tend to be politically affiliated. So that's why they have to show non-partisanship, they have to show political neutrality. ठीक है, अभी गूगल किया तो आपको समझ में आया ना non-partisanship क्या होता है. तो कोचिंग मटेरियल में जाके इतना ज़्यादा वहाँ पर इतना विस्तार पढ़ने के अलावा आप सिंपल इसको बहुत सिंप्लीफाई करो, बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो. ठीक है, बाकी कुछ सिलेक्टेड चीज़ें आप लेक्सिकन से देख सकते हो, बाकी कहीं से भी गूगल रिसर्च करके आप देख सकते हो. बट ऐसा मत करना 250, 300 पेजेस की PDF डाउनलोड करके किसी का भी मटेरियल पढ़ने लगो, वो प्रॉब्लम कर सकता है. मैं पहले ही अवेयर करवा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने एथिक्स पढ़ना शुरू किया था तो मुझे भी नहीं पता था, तो पूरी बुक्स खरीदी हैं इधर से उधर, बट उसके हिसाब से मुझे लेक्सिकन फिर भी बहुत बेटर लगी. ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं है उसमें, एक समरी पॉइंट पे है उसमें काफ़ी हद तक, और कुछ चीज़ें उसमें भी बहुत वाइड है तो उसको अवॉइड करना है. ठीक है, तो दिस वाज द होल सीन कि आपको कैसे करना है. क्वेश्चन पेपर्स में जैसे ये वाले हैं, What do you understand by values? ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में इस तरह का एक मार्क कर लूँ. पिछले 11 साल के क्वेश्चंस में लिखना है व्हाट इज एथिक्स. ठीक है, इस तरह के जो पूरे हैं उनको अच्छे से, व्हाट इज गुड गवर्नेंस, व्हाट इज जस्टिस, इस तरह के जितने कीवर्ड्स आपको क्वेश्चन पेपर में दिखें वो करने हैं आपको. आई जस्ट शो यू एन एग्जाम्पल हाउ आई डिड दैट वे बैक. अभी दे देना उनको. ठीक है, अब फोटो नहीं क्लिक करनी है इसकी, अपनी मेहनत करके खुद से करना. ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये किया करा हुआ काम मिल गया तो आप खुद से प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं वो एनालाइज नहीं करेंगे. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड प्रीवियसली, सो दैट राइट नाउ यू वर्क फॉर दैट. यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप वो पैटर्न नहीं समझेंगे तब तक आप आगे नहीं समझ पाएंगे. ठीक है, अच्छा अभी इस समय क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड भी पूछे जाते हैं.
जस्ट हैव अ लुक ऑफ इट। इस तरह के और भी कीवर्ड्स हैं, बट दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग वन। इस तरह का एक कलेक्टिव एक्सरसाइज करो, इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट। कुछ टॉपर्स के अगर आपको पहले से ही मिल जाती है इस तरह की स्प्रेडशीट, उसको यूज़ करके आगे करो, ठीक है। सर्च करो मटेरियल, कहीं ना कहीं से टेलीग्राम ग्रुप से कहीं से कुछ ना कुछ इस तरह की टॉपर्स की मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ से उसको यूज़ करते हुए उसमें एडिशन करते हुए उसको आगे करो। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल स्प्रेडशीट, क्योंकि एथिक्स में जो है सबसे ज़्यादा, देख लिया, एथिक्स में सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल होता है वो यही होता है। क्वेश्चंस किसी भी तरह के आ जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आप क्या रट के जाओगे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। व्हाट यू नॉर्मली डू इज यू सिंपली लर्न द डेफिनेशन ऑफ द वैल्यू। किसी भी वैल्यू है या कुछ भी है, उसकी डेफिनेशन और उसके पीछे का जो बेसिक कंसेप्ट है ना, आप बस इतना ही करोगे। और जो एग्जाम्पल्स हैं वो, क्योंकि एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से कोट करने होते हैं, बट एग्जाम्पल का मतलब ये नहीं है एक पैराग्राफ भर के एग्जाम्पल, मेक 2-3 लाइनर्स एग्जाम्पल एट द मैक्स। क्योंकि अगर आपने अब आपके पास अगर आपको लगता है कि पेपर में मेरे पास कंटेंट नहीं है, तब तो आप एग्जाम्पल बड़ा लिख सकते हैं, बट अदरवाइज आपको एग्जाम्पल शॉर्ट में ही लिखना चाहिए, 2-3 लाइनर्स, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते, और साथ में प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट इज कि अभी जो रिसेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आ रहे हैं, ठीक है। आई थिंक इट वाज इन द ईयर 2022 व्हेन दे आस्क्ड अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूक्रेन एंड रशिया वॉर। तो क्वेश्चंस आर आस्क्ड करंट अफेयर्स अप्लाइड बेसिस पे, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब यूपीएससी डज नॉट वांट यू टू कम cram the subject and come and write on the paper, no, this will not work। जब तक आप किसी भी इशू के बारे में उसकी एथिकलिटी, मॉरलिटी, उस बेसिस पे उसको नहीं समझ लेते, तब तक इस पेपर को क्रैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखो। करंट अफेयर्स में भी जो मेजर इश्यूज आ रहे हैं, अब जैसे इजराइल हमास है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। वी नो दैट हमास अटैक्ड ऑन इजराइल, दैट वाज रॉन्ग, एंड इजराइल मेड अ काउंटर अटैक, बट दैट वाज रियली अ लीथल अटैक, and in that attack thousands and thousands of human lives are lost, majorly because of the attack by Israel. Right now Hamas is not attacking Israel, ठीक है, but Israel is vigorously attacking on Hamas. So what is the ethicality of the actions? Need to judge the actions of Hamas, need to judge the actions of Israel. Is it ethically true? क्या सही है ये? इजराइल के जो इतना काउंटर अटैक कर रहा है जिसमें इतने लाइव्स लॉस्ट हो रहे हैं, इज दैट अ करेक्ट थिंग? बट इजराइल हैज़ बीन अंडर कंटिन्यूस सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम हमास एज वेल एज फ्रॉम अदर नेशंस। वट इज़ योर टेक ऑन दैट? इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे क्योंकि ये एथिकल डिलेमा है, ओके। एक और जैसे अभी रिसेंटली you know that Qatar has given the sentence of death to 8 Navy officers. So what is your take on that? इस तरह के एथिकल डिलेमास जो आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर कोई एथिकल डिलेमा है क्या, वहाँ पर भी आपको एथिकल डिलेमास ऐड करके दे देंगे। इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंडिया वुड ऑलवेज लाइक कि उनके नेवी ऑफिसर्स वापस आ जाएं। अब कतर कह रहा है नहीं, वो उनके पास हैं, दे विल ट्राई इट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्पिनियज, ठीक है। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको एथिकलिटी से भी देखना है। ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड एथिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। अभी इस पे कुछ क्वेश्चन सब्जेक्ट को अप्रोच के लिए। You need to have an ethical oriented thinking, okay.
गोपाल, एथिकल ओरिएंटेड थिंकिंग क्या होती है? एथिक्स को बेस लगा के सोचना। अभी जो बिल्कुल सिलेबस का सबसे फर्स्ट टॉपिक है, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड रोल ऑफ सोसाइटी, हम उसको कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ह्यूमन एक्शन एंड एक्ट ऑफ ह्यूमन ये है, इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे। मोस्टली बस ये दो टर्म इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन एक्शन एंड एक्ट ऑफ ह्यूमन मोस्टली, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, दैट वुड बी हेल्पफुल फ्रॉम केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, मोस्टली केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन एक्शन? Actions performed by human beings. And what is act of human then? बताती हूँ। दोनों में अंतर है, ह्यूमन एक्शन एंड एक्ट ऑफ ह्यूमन। अब उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ह्यूमन एक्शंस, दे आर डिफाइंड एज those actions that are performed deliberately and consciously by humans using their intellect and will. सबसे पहले definition note करो, what do you mean by human action? ये दोनों line, it is the action that proceeds from the deliberate will and the knowledge. हाँ हाँ, सेकंड पॉइंट भी नोट कर लो। हो गया दोनों पॉइंट्स? डन। अब समझो ह्यूमन एक्शंस क्या हैं। ह्यूमन एक्शंस आर दोज एक्शंस दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द नॉलेज एंड डेलिबरेट विल, ठीक है। यानी कि जो एक्शन मैंने विलफुली किया है, विलफुली यानी वॉलंटरली करा है, नॉलेज के साथ, उसको कहा जाएगा ह्यूमन एक्शन। ओके, अगर इस दुनिया में इतने सारे एक्शंस होते हैं, ठीक है, इतने सारे प्रॉपर एक्शंस होते हैं, तो उसमें से सिर्फ इतने ही ह्यूमन एक्शंस होंगे, ठीक है। अब दूसरा पोर्शन क्या है, वो होगा एक्ट ऑफ ह्यूमन, ठीक है। नहीं, दैट वोंट बी कॉल्ड एज एक्ट ऑफ ह्यूमन, क्योंकि एक्ट ऑफ ह्यूमन गलत हो जाएगा, ठीक है। बट ये चीज़ समझो, यहाँ पर अगर इतने सारे प्रॉपर एक्शंस होते हैं, तो सारे एक्शंस को हम ये नहीं कह सकते कि वो ह्यूमन एक्शंस हैं। कुछ एक्शंस एक्ट ऑफ ह्यूमन भी होते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है कि कोई भी एक्शन जब मेरी नॉलेज के साथ, यानी कि परफॉर्म डेलिबरेटली एंड कॉन्शियसली बाय ह्यूमंस यूजिंग इंटेलेक्ट, बुद्धि को यूज करते हुए, एंड विल पावर, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज ह्यूमन एक्शन। अब इसका एग्जाम्पल समझो। आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, आपको एक कोई भूखा इंसान दिखता है, आपके हाथ में खाना है, खुद भी खा रहे हैं, आपने सोचा मैं ये खाना उसको दे देता हूँ। नॉलेज है, किस चीज़ की नॉलेज है? दैट द अदर पर्सन इज हंग्री।
वॉलंटरी है, दैट दिस पर्सन इज हंग्री, सो आई एम डेलिबरेटली गिविंग दिस पर्टिकुलर फूड टू द पर्सन. दिस विल बी कॉल्ड एज ह्यूमन एक्शन. ठीक है, अब इसी का दूसरा सिनारियो देखते हैं. यू आर गोइंग थ्रू अ वे, ठीक है, suddenly a person who has been quite hungry comes, snatches the food in your hand and runs away. There is knowledge that the person is hungry, but is there a will? Voluntariness है यहाँ पर? तो क्या ये particular act, खाना देने का, that you gave food to the person, will that particular act be called as human action? It will not be called as human action. Why? Because right now you do not have the will. Knowledge तो है लेकिन will नहीं है ना, voluntariness नहीं है ना. The person is snatched from you, so you didn't have the will. ठीक है. So अब यहाँ पर हम क्यों human actions को पढ़ रहे हैं? क्योंकि एथिक्स इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन. इसी में पॉइंट नोट करो, एथिक्स इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस. Ethics is concerned only with deliberate human actions. जो actions human actions हैं उनकी ही morality और ethicality को डिस्कस किया जाता है ethics में, acts of human को नहीं. अब हम ये देखते हैं what is acts of human. Acts of human are involuntary and are performed without intervention of intellect and free will. जो actions आपने बिना knowledge के या बिना will के या दोनों के ही करा है, that means you do not have the knowledge as well as you do not have the will, and then you perform the act, that act would be called as act of human. ठीक है. For example, your heart is beating, your blood is circulating within your body. But did you ever ask your body to do that? Is that a voluntary action or involuntary action? It will be involuntary action. Are you responsible for this action then? हालांकि ये जो particular action है, it is actually helpful for us. Write down the example also. ठीक है? And you are not morally responsible. Very important point. ठीक है? The person is normally not morally responsible for the acts. ठीक है. अब वही एग्जाम्पल पे आ जाते हैं. When someone is snatched food from you, will that be called as human action or act of human? हाँ बोलो शिवम. This will be called as act of human. Human act नहीं, act of human. And you must understand that we do not look at the morality of act of human. Person is not morally responsible for act of human, but if that is a human action, only then we are responsible for it. ठीक है. So your this act of giving food, there are two circumstances ना यहाँ पर भी. आप खाना दे रहे हैं किसी को, लेकिन एक केस में ह्यूमन एक्शन है, एक केस में एक्ट ऑफ ह्यूमन है. ठीक है. ये चीज क्लियर हुई आपको. यहाँ पर ह्यूमन एक्शंस ही एथिक्स में डील करा जाता है. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट ऑफ ह्यूमन. नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्शन. ठीक है. क्या क्या एलिमेंट्स हैं. सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नॉलेज. यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द एक्शन दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म. आपके पास नॉलेज नहीं है और फिर आपको कहा जाए आप इस एक्शन के लिए मॉरली रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है.
अब एक एग्जाम्पल है, जैसे यशिका इज़ माई गुड फ्रेंड, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कहीं पर भी जाऊँ तो मैं किसी भी फ्रेंड के ऐसे चीक्स पुल करूँ, ठीक है। अब मैं गई और यशिका आज बहुत बीमार है, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है, और यशिका नहीं चाहती कि कोई भी उसको आके टच भी करे, ओके, और मैं ऐसा लविंगली, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर क्लोजनेस एज फ्रेंड आई पुल्ड हर चीक्स, बट आई डिडंट हैव द नॉलेज, that she is not feeling well and it can hurt her badly. My intention is not wrong, okay, and my action is also not wrong, but since I do not have the knowledge, ठीक है, will that be counted as human action or act of human? And by my action of pulling the cheeks, she got hurt, ठीक है, now will that be called as human action or act of human? Act of human. Knowledge नहीं है ना मेरे पास. When I do not have the knowledge, otherwise this is going to be a usual course of action. Whenever we meet, I used to pull her cheeks, but today I didn't know that she is not feeling well. I pulled her cheeks and it actually hurt her. So will I be morally responsible for my action of pulling her cheeks and then hurting her? You getting the point? I will not be responsible because this is act of human. अगर ह्यूमन एक्शन होता है, मुझे पता है कि उसको आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आई स्टिल गो एंड पुल हर चीक्स, नाउ दिस विल बी ह्यूमन एक्शन और एक्ट ऑफ ह्यूमन, हाँ, नाउ इट इज ह्यूमन एक्शन, ओके, नाउ इट इज ह्यूमन एक्शन, एंड बाय दिस, आफ्टर analyzing whether it is act of human or human action, now you will analyze it whether my act of doing this particular activity is ethically correct or not, ठीक है। एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल there is a person and he came and just shoot a lady, ठीक है, so the person will be liable for murder because he has shoot the lady, ठीक है, but person didn't have the knowledge that the lady is pregnant. Now will this person be liable for the murder of lady as well as the fetus, or he will be liable only for the murder of lady? बताओ, हाँ, सारा खेल क्या है ह्यूमन एक्शन का? सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज, राइट? नॉलेज में सिर्फ ये है दैट आई हैव टू, दैट द पर्सन वांट्स टू किल लेडी, ये पर्सन है, ठीक है, एंड दिस पर्सन वांट्स टू शूट दिस लेडी, एंड इट इज नॉट इन हर, इन हिज नॉलेज, ये नॉलेज में नहीं है दैट शी इज प्रेग्नेंट, ये नॉलेज में नहीं है, ठीक है। नाउ माई क्वेश्चन टू यू is this particular person liable for the murder of lady, or he is liable for the murder of lady as well as for the fetus? बताओ, बोलो, जज, he will be liable only for the murder of the lady because he does not have right now the knowledge of pregnancy. वो भूल जाओ, अभी सिर्फ ये सिचुएशन को समझो, ठीक है, जज कैसे करेंगे, एविडेंस कैसे लाएंगे, दैट इज नॉट आवर जॉब राइट नाउ, ठीक है। अगर केस स्टडी में लिखा है, मान लो दैट ही डज नॉट हैव द नॉलेज ऑफ हर प्रेगनेंसी, ठीक है, तो हमें वही उसको समझ के उस पर आगे काम करना है, ये नहीं लिखना है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, पहले एविडेंस लाओ, वकील नहीं बनना वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब नॉलेज नहीं है प्रेगनेंसी की, तो उसके लिए वो सिर्फ लेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मर्डर ऑफ द लेडी, बिकॉज ही डज नॉट हैव द नॉलेज ऑफ प्रेगनेंसी ना, नॉलेज नहीं है तो वो एक्ट ऑफ ह्यूमन हो जाएगा, वी आर कंसर्न विद ह्यूमन एक्शन राइट नाउ, ठीक है। उसका इंटेंशन ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी कि मैं फ्यूटस को मारूं, मुझे तो लेडी से मतलब है, ठीक है। अब अगर उसके पास, हमें पता है ही हैज़ द नॉलेज ऑफ प्रेगनेंसी एज वेल,
ही नोज इट वेरी वेल दैट द लेडी इज प्रेग्नेंट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल समवन गेव पॉइजन टू अ प्रेग्नेंट लेडी डेलिबरेटली, ठीक है, सो दैट द फ्यूटस इज किल्ड and it harmed lady also. Now in that case this particular action will be act of human or human action. Human action, क्योंकि knowledge है ना, अब तो आपने deliberately करा, आपका यहाँ पर है. अब जब वो human action है तो अब हम decide करेंगे कि ये action ethical है या नहीं है. ठीक है, इतनी बात समझ में आई है? सेकेंड एलिमेंट लिखा, पहला एलिमेंट नॉलेज, सेकेंड एलिमेंट इज वॉलेटिव एलिमेंट दैट इज फ्री विल. ठीक है, ये करो, नोट डाउन करो. इफ अ ह्यूमन पर्सन फॉर सम रीजन इज नॉट फ्री टू चूज what he or she would like according to his or her insight and will, but has to act against one's will, and consequently such an act cannot be designated as a human act. अगर कोई भी एक्शन कोई पर्सन है जो वो चूज करने के लिए फ्री नहीं है, उसके ऊपर कोवर्जन यानी कि फोर्स का यूज करा जा रहा है या किसी भी और मीन्स का यूज करा जा रहा है और फ्री विल कहीं पर भी हार्म हो रही है, तो उस केस में वो ह्यूमन एक्शन नहीं कहलाया जा सकता. ठीक है, अब एक और चीज समझना है इसमें, नोट डाउन कर लिया, करो नोट डाउन. बस पहला ही करना अभी. ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल, एक मेंटली डिस्टर्ब पर्सन, एन इनसेन पर्सन. ठीक है, ही डज नॉट नीदर हैव द नॉलेज, द सेंसेस नहीं है कि क्या काम कर रहा है. ठीक है, नॉट हैज द फ्री विल टू परफॉर्म द एक्ट. विल सच एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एन इनसेन पर्सन बी कॉल्ड एज ह्यूमन एक्शन? इट विल बी कॉल्ड एज एक्ट ऑफ ह्यूमन. ह्यूमन एक्शन नहीं कहलाया जा सकता क्योंकि ना तो उसको ढंग से नॉलेज है कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है, ना ही उसके अंदर वो फ्री विल है, वॉलंटरीनेस है ही नहीं. ठीक है, अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार कुछ एक्शंस ऐसे भी होते हैं दैट वी आर डूइंग, ठीक है, बट हमारी कहीं पर कुछ विलिंगनेस भी है और कहीं पर कुछ इनवॉलंटरीनेस भी है. वी आर डूइंग इट अंडर कंपल्शन. ठीक है, सो इन दैट केस द डिग्री ऑफ compulsion actually determines to a large extent the voluntariness of the action and consequent culpability of the person. Degree of compulsion. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल है कुछ वर्कर्स हैं, वो आपस में काम कर रहे हैं. ठीक है, एक वर्कर को दूसरे वर्कर पे गुस्सा आया. अब उसका काम है सामान, बड़े बड़े कार्टन हैं वो दूसरे को पास ऑन करना. ठीक है, बट उसने जानबूझ के पास ऑन करते समय गुस्से में जोर से उसको दिया. ठीक है, अब एक चीज तो था कि उसका वो काम ही था और दूसरी चीज ये थी कि उसने वो गुस्से में दिया. तो उसमें यहाँ पर वॉलंटरीनेस तो है. ठीक है, एक कंपल्शन भी है. देखो दैट ही एनीवेज हैज टू परफॉर्म द एक्टिविटी. जैसे मैंने किसी से हाथ मिलाया तो मेरा मान लो कुछ ऐसा परफॉर्मेंस है आई हैव टू. ठीक है, बट मैंने जोर से उसको हार्म करने के लिए उसका हाथ दबाया. ठीक है, तो इसमें एक ये भी है कि हाँ आई हैव टू परफॉर्म द एक्टिविटी बट साइमल्टेनियसली आई एक्चुअली वेंट अवे, वेंट यू नो अ लेवल अप फ्रॉम दैट लिमिट दैट आई शुड अडहियर टू. ठीक है, अब जैसे वर्कर्स वाला एग्जाम्पल मैंने दिया तो वर्कर ने क्या करना था, उसको वैसे भी एक बॉक्स उठा के दूसरा बॉक्स उसको पास ऑन करना था, वहाँ से दूसरा वर्कर उसको लेके जाता, लेकिन जानबूझ के उसको इस तरह से दिया जोर से कि उसको हर्ट होगा. तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर केस है यहाँ पर हम देखेंगे डिग्री ऑफ कंपल्शन. वो कहने लगे नहीं हम मुझे तो देना ही था, वे तो मेरा काम ही था,
वो बात ठीक है, उसको कंपल्शन था, बट उसके बाद ठीक है, ये डिटरमाइन करेगा कि एक्शन जो है उसकी उसी हिसाब से फिर मोरालिटी कल्पेबिलिटी पे भी होगा। ठीक है, अब एक पर्सन है वो गन पॉइंट पे बोलता है कि तू मेरे साथ रॉबरी करने चल, मुझे रास्ता बता। ठीक है, तो वो रॉबरी करने चलता है, रास्ता बताया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उसी पर्सन ने बोला कि ठीक है चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे आ गए, मैं तुम्हें एक और रास्ता बताता हूँ। ठीक है, अभी तक गन पॉइंट पे था, सो अंडर कोअर्जन यानी कि फोर्सफुली इनवॉलंटरी कर रहा था। ठीक है, उसके बाद वो कहता है मैं एक और रास्ता बताता हूँ, वहाँ पर 10 लाख रुपए पड़े हुए, तुम वहाँ से उठाना, 5 लाख तुम्हारे, 5 लाख मेरे। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो इनिशियल का एक्शन था दैट वाज फोर्सफुली, दैट वाज इनवॉलंटरी, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ह्यूमन एक्शन, एक्ट ऑफ ह्यूमन। ठीक है, लेकिन जो दूसरा पार्ट था उसमें तो वो ह्यूमन एक्शन ही कहलाया जाएगा। ठीक है, और फिर जब ओवरऑल डिसीजन होगा कि इसका पूरे एक्शन का, तो उसको जो उसकी कल्पेबिलिटी होगी यानी कि जो भी सजा या जो भी होगी वो पूरे एक्शन को देख के दिया जाएगा। ठीक है, ये वाला जो कंसेप्ट है ना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा केस स्टडी में ज़्यादा हेल्पफुल करता है। डिग्री ऑफ कंपल्शन डिटरमाइंस कौन सा, मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सन। मेंटली डिस्टर्ब पर्सन में क्या है गोपाल, व्हेन देयर इज एन इनसेन पर्सन, एक पागल इंसान है, ही डजंट हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी ही इज डूइंग, नॉर ही हैज फ्री विल व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्ट। An insane person comes and suddenly splashes a glass of water on your face. What will you do? I know you will be angry on him, definitely, because the act is such. But is he in his senses to understand what kind of activity is he performing? So such kind of acts will be called as act of human and not human action. क्योंकि नॉलेज भी होनी चाहिए, साथ में वो डेलिबरेट विलिंगनेस भी होनी चाहिए ना। अब कोई किसी को समझ ही नहीं है इस बात की कि वो किस तरह का एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो कैसे होगा। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आया यहाँ तक। इसी तरह से एथिक्स पूरा पढ़ना है हमें। ठीक है, अब फटाफट ये एग्जाम्पल देखेंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, you work in a showroom, ठीक है, and you sit on the cash counter and robbers come, they put you on gunpoint and ask you all the cash that you have and you provide the cash. So what action we are analyzing right now is, कौन सा एक्शन एनालाइज कर रहे हैं, योर एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग कैश टू रॉबर्स। ठीक है, ठीक है, रहने दो। सो योर पर्टिकुलर एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग कैश, अब हम इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, हमने अभी तक ह्यूमन एक्शन के 2 चीज़ें पढ़े हैं, यू मस्ट हैव नॉलेज प्लस यू मस्ट हैव दी वॉलंटरीनेस, द फ्री विल होनी चाहिए। अगर ये दोनों एलिमेंट हैं, इट विल बी कॉल्ड एज ह्यूमन एक्शन एंड ओनली देन द मॉरलिटी एथिकलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन कैन बी जज्ड, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड एज एक्ट ऑफ ह्यूमन। ठीक है, उसमें तो आपको पता है एक्ट ऑफ ह्यूमन में वी आर नॉट मॉरली रिस्पॉन्सिबल। अब मुझे इस चीज़ का बताओ, आपको गन पॉइंट पे बोला जा रहा है आप कैश दो और आपने कैश दे दिया, विल दैट बी ह्यूमन एक्शन और एक्ट ऑफ ह्यूमन? एक्ट ऑफ ह्यूमन। व्हाई? हाँ, फ्री विल नहीं है बिल्कुल भी। दिस विल बी कॉल्ड एज एक्ट ऑफ ह्यूमन। सो योर पर्टिकुलर एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग कैश इन दिस पर्टिकुलर केस ड्यूरिंग रॉबरी, ठीक है, विल बी called as act of human and you are not morally responsible for it. मैं पूरी रॉबरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक एक्शन की बात कर रही हूँ कि आपने कैश प्रोवाइड करवाया, तो क्या वो ह्यूमन एक्शन था या एक्ट ऑफ ह्यूमन था? ठीक है, अब दूसरा ट्विस्ट है,
यहाँ पर आप अपने फ्रेंड के पास जाते हो, बताते हो कि देख मैं इतने से इतने समय कैश काउंटर पे रहता हूँ, तू आइयो मेरे पास, चाहे रॉबर्स को भेज दियो और उसके बाद गन पॉइंट पे मुझसे कैश मांगना एंड आई विल गिव यू. Is this action of you providing the cash under these circumstances act of human or human action? Human action. Knowledge भी है और free will भी है. अब जब हमें पता चल गया ये ह्यूमन एक्शन है तो अब हम इस पे डिस्कस करेंगे कि एथिकल है या इमोरल है, मॉरलिटी, सब कुछ डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब इसी पे एक और ट्विस्ट. यू गो टू योर फ्रेंड एंड यू बिल्कुल कैजुअली टेल योर फ्रेंड, यार आई वर्क इन सो एंड सो शोरूम एंड नॉर्मली आई एम क्वाइट बिजी ड्यूरिंग व्हेन आई सिट ऑन द कैश काउंटर and this is the timing, so I am generally not available during this time period and I am really busy. Your friend took this particular piece of information and leaked it to some robbers. ठीक है. और रॉबरी अब वहाँ आई, वहाँ पे मतलब वो आए, रॉबरी हुई, they put up you again on gun point. Now this particular action of providing cash to the robbers, act of human action, act of human. Knowledge free will नहीं है, free will नहीं है, voluntariness नहीं है. ये concept clear हो गया. सारा खेल है voluntariness का और knowledge का भी है, but mostly आपको सबसे पहले ये चीज़ determine करनी पड़ेगी कि knowledge है, वो sorry free will है या नहीं है. ठीक है. Factors determining the morality of human acts. ठीक है. इसको हम बहुत ब्रीफली 3-4 मिनट में कंप्लीट करेंगे. इन 3 फैक्टर्स को आप नोट डाउन कर लो और थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देना, 2-2, 3-3 लाइन का, क्योंकि हम बहुत ब्रीफली करेंगे. थोड़ा केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आपको हेल्प करे, तो मैंने इसलिए इसको मेंशन किया था. बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इससे इतने नहीं आते, बट केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो सकता है. What are the factors determining the morality of human acts? Number 1 is object of the act. कि जो आप एक्ट परफॉर्म कर रहे हो, अभी तक हमने पढ़ा ह्यूमन एक्शंस क्या है और एक्ट ऑफ ह्यूमन क्या है. अब हम ह्यूमन एक्शंस, हमें पता चल गया कि एक्शन ह्यूमन एक्ट है, बट उस एक्ट की मॉरलिटी अब डिस्कस करेंगे कि ये इमोरल था या मॉरल था. ठीक है. तो उस हिसाब से व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, what are the circumstances surrounding the act, what are the end or intention, ठीक है, that one had in mind while performing the act. हो गया. So now ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, व्हाट द एक्शंस टेंड टू प्रोड्यूस. सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट, कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, उस मेरा जो एक्शन का ऑब्जेक्ट है, यानी कि मैं क्या रिजल्ट चाहती थी और उसके लिए मैंने परफॉर्म किया. एक सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर करके लोग ऑब्जेक्ट और पर्पस जो होता है उसमें कंफ्यूज होते हैं. व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट. Is object or purpose same thing? Yes or no? Is object or purpose same thing or different? Same, similar, different? कुछ तो बोलो. हाँ, क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा उल्टा बता दिया. चलो मैं बताती हूँ, ब्रीफली बताती हूँ. ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली अ नैरो टर्म. ठीक है. और पर्पस इज अ ब्रॉड टर्म. लिखो
उसको ऊपर कहीं मेंशन कर लो, ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है। जो ऑब्जेक्ट है एक नैरो टर्म है, पर्पस वाइड है, ब्रॉड। ऑब्जेक्ट को हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे करते हैं और पर्पस हमारा होता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ऑब्जेक्ट एक कंक्रीट, फोकस्ड एंड मेजरेबल थिंग होती है, कंक्रीट होती है, फोकस्ड होती है। और जो पर्पस होता है ना वो मीनिंगफुल गोल्स होते हैं। ऑब्जेक्ट इज कंक्रीट एंड फोकस्ड थिंग, पर्पस इज एक्चुअली मीनिंगफुल गोल्स। Achieving a purpose requires many objectives. Achieving a purpose requires many objectives. Purpose में है objective, ठीक है? You pursue objective because it helps you fulfill your purpose. You pursue objects because it helps you fulfill your purpose. पर्पस इज लॉन्ग टर्म, ऑब्जेक्ट इज शॉर्ट टर्म। आप एक एग्जाम्पल समझाती हूँ, लिख लिया अभी? हाँ, अब इसको समझो। राइट नाउ यू आर स्टडिंग एथिक्स, राइट? वाई आर यू स्टडिंग एथिक्स? टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. So you are pursuing this objective, right? Your object is getting good marks in ethics, and that's why you are doing particular act. This is your object. But if you look at the broader perspective, long term scenario, why do you want more marks in ethics? So that your higher purpose is to clear civil service examination, isn't that? Your higher purpose is to clear civil service examination, and that's why you're pursuing ethics. So purpose is the broader meaningful goal, and objective, they are the small steps that you take in order to achieve that particular purpose. You make daily goals, that is objective, and while you pursue anything to achieve that daily goal, that would be called as object. But the higher purpose is to clear civil service examination, and that's why you are performing this. So this is the overall the concept of object and purpose. Broadly अगर कहा जाए, जितना मैं समझती हूँ, if this is the object, then this is the purpose. Okay, because there are several objects that you perform. You perform several objectives, and then you are able to achieve the whole purpose, the purpose of clearing civil service examination. ये बात क्लियर हो गई? इतना ठीक है? तो पर्पस और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया? आ गया? अब यहाँ पर देखो, कोई भी एक्ट है, उसका जो ब्रॉडली जो रिजल्ट ऑफ द एक्ट है, ठीक है, उस पे हमें फोकस करना होता है. Why did I perform the act at the first instance? That would be the object. For example, इसको मैं एग्जाम्पल लास्ट में बताती हूँ, ठीक है? इसका पूरा एक एग्जाम्पल है मेरे पास. Circumstances surrounding the act, ये फर्स्ट वाला लिख दो. It includes person involved, time, place, occasion. देखो, ह्यूमन एक्शन की जो मोरालिटी है वो डिस्कस करते तो पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं कि वो एक्ट परफॉर्म करने के लिए ऑब्जेक्ट क्या था, फिर देखते हैं कि उस एक्ट को परफॉर्म करते समय सर्कमस्टांसेस क्या थे, क्या टाइम था, क्या प्लेस था, क्या ओकेजन था. ठीक है? Circumstances can make your actions worst, and circumstances can make your good actions better also.
ठीक है। अब देखो सर्कमस्टांसेस में एक चीज़ समझो, एक एग्जाम्पल है, यू गिव, मैंने पहले भी बोला था, यू प्रोवाइडेड फूड टू अ हंग्री पर्सन, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है, बट यू प्रोवाइडेड फूड टू अ पर्सन हु इज डाइंग ऑफ स्टारवेशन. नाउ जज द एथिकल मॉरलिटी. सर्कमस्टांसेस के कारण आपका सेम एक्ट है, यू प्रोवाइडेड फूड in the first instance also, you provided food in the second instance also, but then the circumstances changed the result of the action. पहले वाले केस में सिर्फ आपका जो भूख है, आपने किसी की एक समय की भूख मिटाई. दूसरे वाले केस में आपके एक्शन के कारण किसी की जान बच गई. It is the circumstances also, then try to understand that circumstances also plays a very vital role in determining the morality of human action. ठीक है. Robbing a beggar from his, अच्छा you did something, आपने खाना किसी से छीन के खा लिया, ठीक है, लेकिन आपने किसी भिखारी से खाना छीन के खा लिया. दोनों जगह पे सेम एक्शन है, खाना छीन कर खाना, बट एक जगह पे आपने किसी नॉर्मल इंसान से छीन के खा लिया तो उसने दूसरा खरीद के खा लिया, लेकिन आपने किसी भिखारी से खाना छीन के खाया, तो उसके बीच में दोनों केस में सर्कमस्टांसेस ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपके एक्शन की मॉरलिटी डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई. एंड और द इंटेंशन ऑफ द एजेंट वाइल परफॉर्मिंग द ह्यूमन एक्शन. सबसे पहला वाला नोट कर लो. इट इज़ द एंड ऑफ द ह्यूमन एक्शन इज द पर्पस दैट प्रॉम्प्ट्स वन टू परफॉर्म सच एन एक्ट. सबसे पहले यही है कि एक्शन को परफॉर्म ही क्यों करा गया. व्हेन यू प्रोवाइड फूड टू अ हंग्री पर्सन, ठीक है, तो एंड इंटेंशन क्या थी? और इमीडिएट ऑब्जेक्ट वाज to remove the hunger, to satisfy the hunger of this person. That was the immediate objective. But long term objective क्या था, मतलब purpose क्या था? It could be to provide satisfaction to oneself. हो सकता है आपने किसी की मदद करी, आपको कितनी खुशी मिलती है. That could be your end purpose behind performing the act. There could be multiple purposes also. ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई. ठीक है, अब इसमें लिखा है मैंने नहीं, चलो इसमें एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं. अब इन तीनों चीज़ का एक एग्जाम्पल अच्छे से समझना. एक ये एक बस्ती है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी हट्स हैं, झोपड़ियाँ हैं बहुत सारी. ओके, यहाँ इस जगह पे फायर है, यानी आग लगी है. ठीक है, यहाँ पर भी रेजिडेंशियल एरिया है, बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर बहुत सारी, इस जगह पे भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं. ओके, लेकिन पानी का जो सोर्स है ना, वाटर इज ओनली हियर, पानी सिर्फ यहाँ पर है. ओके, अब एक पर्सन है, उस पर्सन को पता चला यहाँ आग लगी है, उसके पास दो रास्ते जाने के, एक यहाँ से जाने का रास्ता है, एक यहाँ से जाने का रास्ता है. ठीक है, अब वो पर्सन क्या करे, जब तक वो पानी यहाँ से भर भर के यहाँ तक लेके जाएगा, तब तक ये आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी होगी, यहाँ पर भी आग लग चुकी होगी, यहाँ पर भी आग लग चुकी होगी. तो इसके मन में एक आइडिया आया, इसने कहा सबसे शॉर्टकट रास्ता ये है, मैं पानी यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँगा. लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, कलर्स कहाँ से आते हैं, प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पर और भी बहुत सारी हर्ट्स थी, और इसका यहाँ से यहाँ तक पानी ले जाने के चक्कर में कुछ हट्स जो हैं वो
डैमेज हो गई। नाउ वी आर चेकिंग द मोरालिटी। पहले तो हम ये देखते हैं एक्ट ऑफ ह्यूमन है या ह्यूमन एक्शन है। दो चीज़ें होती हैं, पहली होती है नॉलेज और दूसरा होता है इंटेंशन, सॉरी फ्री विल। ठीक है, फ्री विल एंड नॉलेज। अब मुझे बताओ, नॉलेज है एक्शन की, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पानी लेके जाऊँगा तो हट्स डिस्ट्रॉय होंगी, नॉलेज है, यस। फ्री विल है, वॉलंटरीनेस से हुआ है, यस। अब क्या ये ह्यूमन एक्ट है, यस और नो? यस, इट इज एक्चुअली ह्यूमन एक्शन। अब हम इसकी मॉरलिटी चेक करते हैं, ठीक है। इरेजर कहाँ से आता है? आई डोंट वॉन्ट टू इरेज द होल थिंग। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं क्या एक्शन मॉरल था या नहीं था। अभी देखने में क्या लग रहा है, मैं किसी को भी बोलूँ कि एक पर्सन पानी लेके गया और पानी इस तरह से लेके गया कि उसने बीच में हट्स खराब कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी, झोपड़ियाँ तोड़ दी, तो कोई भी इसको देख के क्या बोलेगा? इट इज़ इमोरल एक्शन, ठीक नहीं है ये तो। बट हमें ऑब्जेक्ट क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है, एंड इंटेंशन क्या है, उसको पर्सपेक्टिव में देखते हुए ये डिसाइड करना पड़ेगा इज द एक्ट मॉरल और इमोरल। ठीक है, अब पहला हम देखते हैं, जो हमारा पहला था, आवर फर्स्ट थिंग वाज, oh no, our first thing was objective of the act, right? तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट का? टू एक्सटिंग्विश फायर, isn't that? तो ये टू एक्सटिंग्विश फायर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है या नहीं है? पॉजिटिव है। दूसरा हम देखते हैं सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द एक्ट। सर्कमस्टांसेस क्या थे? अगर वो पानी यहाँ से यहाँ तक लेके जाता, यहाँ से यहाँ तक लेके जाता तो प्रॉब्लम होती, फायर और बढ़ जाती। सर्कमस्टांसेस उसके फेवर में नहीं थे, ठीक है। तो ओवरऑल सर्कमस्टांसेस जो थे वो पॉजिटिव, वो इस तरीके से थे कि उसने बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन लिया उस समय। सर्कमस्टांसेस वाज नॉट इन हिज फेवर, अग्रीइंग, ठीक है। अब दूसरा जो है वो लास्ट में क्या था? एंड, थर्ड वन, द एंड। और इंटेंशन, पर्पस। पर्पस क्या था? इंटेंशन क्या थी? व्हाट वाज द इंटेंशन? हाँ हाँ, टू सेव लाइफ एंड प्रॉपर्टी। टू सेव लाइफ एंड प्रॉपर्टी, राइट? ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने ड्राइंग करी है। यही थी, ये पूरा एग्जाम्पल समझ में आया। अब मुझे बताओ, जो वो ह्यूमन एक्शन था, व्हाट वाज द ह्यूमन एक्शन ऑफ डिस्ट्रॉइंग हट्स while transporting water from one location to another location? Is this particular human action moral or immoral? Moral. अब समझ में आया कि एक्शंस को कैसे डीकोडिफाई करते हैं और उनकी मॉरलिटी, एथिकलिटी को डिस्कस करते हैं, और भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो तीन मैंने बताए ना लास्ट में, मॉरलिटी ऑफ ह्यूमन एक्शन, ये मोस्टली केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कुछ क्वेश्चन आए तो यू कैन नाउ हैव द रेफरेंस ऑल्सो, यू कैन जस्ट राइट अबाउट दैट देयर ऑल्सो, ठीक है। अभी तक जो समझाया वो समझ में आया?
नाउ व्हाट इज़ ह्यूमन वैल्यूज़ एंड रोल ऑफ सोसाइटी। अभी भी कुछ क्वेश्चन हो जो पहले अभी तक हमने पढ़ा है, कुछ डाउट हो उसमें तो बताओ। कैसा लग रहा है एथिक्स? इंटरेस्टिंग है? वो वाला नहीं है ना, थोड़ा डिफरेंट है सब्जेक्ट। उसमें तो ये होता है कि इतनी सारी नॉलेज गेन करनी है, इसमें अपनी दिमाग बुद्धि यूज़ करना पड़ता है। सो नाउ व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं वैल्यूज़ को। यहाँ पर सबसे पहले वाला डेफिनेशन नोट डाउन करो। वैल्यूज़ आर द इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स और क्वालिटीज़ दैट गाइड जजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप। ये 3 पॉइंट्स जरूर नोट करना। जब हो जाए नोट तो मुझे बताना। हो गया? ठीक है। So what are values? They are the individual principle or qualities that guide judgment and behavior of a person. ठीक है, एक वैल्यू को ले लेते हैं और उसके बेसिस पे एग्जाम्पल करेंगे। बताओ एक वैल्यू कोई भी बोलो। ऑनेस्टी एक वैल्यू है, ठीक है। अब वैल्यूज आर द इंडिविजुअल प्रिंसिपल और क्वालिटीज। आई एम ऑनेस्ट, आई एम ट्रूथफुल, आई नेवर से लाई, ठीक है। तो अब ये एक वैल्यू है और उस इंडिविजुअल प्रिंसिपल और क्वालिटीज़ के कारण मेरे जितने भी जजमेंट होंगे एक्शन से रिलेटेड कि मैं क्या करूं और मेरा जितना भी बिहेवियर होगा वो उस पर निर्भर करेगा। अब मेरे सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, ठीक है, तभी मेरा काम होगा। मैं झूठ नहीं बोलती, आई स्टिक टू द ट्रुथ irrespective of the fact whether I will be in loss or profit, but I stick to the truth, ठीक है। This is how a value actually determines my judgment and behavior. अब अपने केस में एक एक एग्जाम्पल बताओ जहाँ पर कोई एक वैल्यू थी और आपका वहाँ जजमेंट डिफाइन हुआ या आपका वहाँ पर एक बिहेवियर सेट हुआ। सोच के बताओ।
हाँ, काइंडनेस इज अ वैल्यू. अब रास्ते में कोई जा रहा है और किसी ने आपसे हेल्प मांगी, ठीक है, यू थॉट दैट इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू to help this particular person because you have the value of kindness, and that particular value of kindness actually made you to help that person. If you are an unkind person, the opposite of kindness, that would also determine whether you will help that particular person or not. So it is the values which are actually individual principles that determine your behavior, that on what point you will be behaving, what will be your behavior, what will be your action further. That is values. If you are a person who like to be in silent, ठीक है, कुछ वैल्यू मतलब एक पीस का एक भी वैल्यू होती है, ठीक है, यू लाइक टू बी पीसफुल, यू लाइक टू बी इन पीस, सो दिस इज ऑल्सो अ वैल्यू. And if there is a music suddenly in this room and that is a loud music, you are not able to feel comfortable, what will be your immediate behavior? You will probably switch off that music or you will leave the room. So this is how value determines your behavior, what will be your behavior in that particular actions. ठीक है, तो values are the principal qualities that guide judgment. अच्छा, इसको भी अच्छे से समझो that it acts as a standard of behavior. If you are an honest person, so honesty as a value has some important traits that you need to follow. You are an honest person, so that means you will be truthful. Your actions will be oriented towards truth. Because you are an honest person, that is the trait of the value honesty. So it sets a standard of behavior that you will be performing so and so actions. आपके सामने कोई 10 लाख रुपए ब्राइबरी लेकर आ जाए, बट यू हैव द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, विल यू एक्सेप्ट द ब्राइबरी? You will not. So this is how values sets the standard of behavior, and it is the value that helps in distinguishing what is right and wrong. You are kind. So the value of kindness will tell you that, see, this is wrong, this is right. If you are honest, if you are transparent, transparency as in अगर गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो इट इज़ ऑल्सो अ वैल्यू. सिविल सर्वेंट की एक वैल्यू है बीइंग ट्रांसपेरेंट. जो भी हो रहा है ओपनली, कोई छुप के क्या होता है अक्सर कहीं करके गलत चीज़ें होती हैं, हमेशा नहीं होती है छुप कर, ठीक है. So you try to be transparent. So transparency is also a value, and you try to be transparent. So this particular value of transparent determines your behavior, your actions. It determines what is right or what is wrong. Are you able to connect? समझ में आ रही है ये चीज़? ठीक है. It is actually an inbuilt mechanism which distinguishes from right to wrong. Inbuilt mechanism भी है. बचपन से हमारे अंदर कुछ वैल्यूज़ हमें दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते हैं, और हम उस पर एक्ट करते हैं. डू वी एक्ट दैट और नॉट? कुछ वैल्यूज सिखाते हैं. एग्जाम्पल बताओ, चलो बचपन से क्या सीखा, फटाफट एक एक एग्जाम्पल. झूठ नहीं बोलना, और रिस्पेक्टिंग अदर्स, गिविंग रिस्पेक्ट, दिस इज ऑल्सो अ वैल्यू. ठीक है, ये बचपन से सीखा है ना. तो अगर कोई जोर से कोई किसी को बोल रहा है, बड़ों को बोल रहा है, बड़े को, तो you will immediately understand this is not a good thing because this is an inbuilt mechanism. Values have such kind of values has been ingrained in you. बताओ और एग्जाम्पल. शेयरिंग बचपन में सिखाई जाती है. शेयरिंग एंड केयरिंग बचपन से ही, अभी भी होता है. इफ़ यू शेयर समथिंग गुड दैट वुड बी गुड. ठीक है, तो आज अगर आप कुछ अपना लंच लेकर आए और आपको पता है आपके फ्रेंड के पास लंच नहीं है, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू विल डिटरमाइन व्हाट विल बी योर बिहेवियर. यू विल टेंड टू शेयर योर लंच विद योर फ्रेंड दैट यू शुड नॉट बी हंग्री. आई हैव ब्रॉट दिस लंच फॉर यू ऑल्सो. This is how values
are actually an inbuilt mechanism and it helps in distinguishing what is right and wrong. किसी को कोई ऊंची आवाज में बात करता है, कोई किसी को मार रहा है, वायलेंस यूज कर रहा है, तो आपके मन से क्या आवाज निकलती है? सही कर रहा है? क्या आवाज निकलती है? बोलो, गलत कर रहा है। आवाज निकलती है ना ये कि गलत हो रहा है कि नहीं निकलती? क्यों हो रहा है? ठीक है, ये भी है क्यों हो रहा है, लेकिन आवाज निकलती है ना कि मारना नहीं चाहिए किसी को भी। क्यों निकलती है? क्योंकि अंदर से ही वो इनबिल्ट हमारे अंदर पहले से ही है। तो इस तरह के हमारे अंदर वैल्यूज़ हैं। अच्छा, वैल्यूज़ भी जो होती हैं ना, वैल्यूज़ कैन बी, हाँ, वैल्यूज़ आर कंसर्न विद कैरेक्टर एंड कंडक्ट ऑफ अ पर्सन एंड इवेलुएट द वॉलंटरी एंड हैबिचुअल एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स। वैल्यूज़ आर ऑल्सो हैबिचुअल। ठीक है, किसी के अंदर वैल्यू है कि हमें हमेशा सच ही बोलती हूँ, तो वो वैल्यू है। किसी के अंदर वैल्यू है कि वो बहुत काइंड है, दिस इज ऑल्सो वैल्यू, सो इट बिकम्स अ हैबिट ऑल्सो। ठीक है, और वॉलंटरीनेस तो होती है एंड इट डिटरमाइंस द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। ठीक है, इफ अ पर्सन इज काइंड, सो द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन बिकम्स दैट द पर्सन इज क्वाइट काइंड एंड यू विल टेंड टू बी विजिटिंग दैट पर्सन अगेन अगेन। कोई होता है ना फ्रेंड सर्कल में, यार ये इस फ्रेंड के पास चलते हैं, इस फ्रेंड के पास जितनी बार जाएंगे ना हेल्प कर ही देता है, इसके पास चलते हैं ना, होता है ऐसा। तो दिस इज हाउ वैल्यूज ऑल्सो सेट द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। नाउ वैल्यूज कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव ऑल्सो, गुड और बैड ऑल्सो। वैल्यूज भी दो तरह की होंगी ना। ऑनेस्टी का अपोजिट क्या होगा? डिसऑनेस्टी। किसी के अंदर वैल्यू होगी ऑनेस्टी की, तो किसी के अंदर वैल्यू होगी डिसऑनेस्टी की, एंड दैट्स व्हाई द पर्सन विल बी डूइंग करप्शन, राइट। फिर किसी के अंदर वैल्यू होगी काइंडनेस की, किसी के अंदर वैल्यू होगी बिल्कुल अपोजिट, दैट द पर्सन इज क्वाइट इनकाइंड, क्रूअल है। कोई बहुत शांत तरीके से बात करता है तो कोई बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करता है, दैट इज ऑल्सो वैल्यूज। सो वैल्यूज अपोजिट होती हैं और दोनों तरह की वैल्यूज होती हैं। इंसान के अंदर दोनों तरह की वैल्यूज होती है ना, किसी के अंदर अच्छे गुण भी है तो बुरे गुण भी हैं, लेकिन दोनों ही वैल्यू कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज दोनों होती हैं। इतना समझ में आ गया? बट ये समझना, वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम वर्च्यूज। व्हाट आर वर्च्यूज? हाँ, दे आर द गुड ट्रेट्स इन द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। वर्च्यूज जो अच्छी अच्छी चीजें होती है ना, उनको कहते हैं हम वर्च्यूज। एंड व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वर्च्यूज? वाइसेस। ठीक है, वाइसेस आर द बैड कैरेक्टर, बैड ट्रेट्स इन द कैरेक्टर। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। ह्यूमन वैल्यू क्या है? अभी पहले देखते हैं व्हाट इज बिलीफ। बिलीफ क्या है? क्या है बिलीफ? बिलीफ, हाँ, बिलीफ को कहा जा सकता है दैट इट इज अ थॉट दैट अ पर्सन होल्ड्स हैज बीइंग ट्रू। Right now we are not going whether thought is actually true, whether the thought is actually rational, logical or not. Belief is something that is true. I believe in myself, you all believe in yourself, ठीक है, that one day you will be succeeded. Right now we are not testifying whether the particular belief is truth or not. It could be that you will reach to success, it could be that some of few of the persons they do not. But right now we are not testifying the truth behind the belief that you have. It's just a thought that you have. And we are not asking the truth behind the thought. For example, belief in God. Some people they believe in God, some people are also जो कहते हैं ना नास्तिक होते हैं, aesthetic, ठीक है, so they do not believe in God. So all those who believe in God, we are not asking whether it's true or not, but they believe in God. इसको नोट करो, पहले वाले को।
एग्जाम्पल को नोट करो, बिलीफ, एंड बिलीफ इज एन इंटरनल फीलिंग, एक तरह की फीलिंग होती है। अब जैसे कोरोना हुआ, तो जब कभी किसी की तबीयत, किसको हुआ था कोरोना? किसी को नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हो, एक बार भी नहीं हुआ? चलो, यू ऑल आर वेरी लकी, 2 times। तो जब कोरोना हुआ तो एक कभी भी थोड़ी बहुत ही भी तबीयत खराब हुई तो लगता था पता नहीं कि सच में कोरोना है या कुछ और है, ठीक है। एक बिलीफ होता है कि मेरी तबीयत खराब हुई, कहीं ये कोरोना तो नहीं, और फिर बिलीफ मतलब एक थॉट आता है, और फिर एक बिलीफ ऐसा भी हो सकता है कि नहीं ये कोरोना नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि हाँ ये कोरोना है। तो दिस इज ओनली अ बिलीफ। हम अभी रैशनैलिटी, मेरी कोरोना रिपोर्ट क्या आएगी मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, बट एक रैशनैलिटी पे जा रहे हैं कि आई बिलीव दैट प्रोबेबली so and so person is suffering from COVID and that's why we should perform a test. This is only a belief, not going on the rationality, whether the belief is, whether this particular thought is true or not. Belief समझ में आया? Values समझ में आई क्या होती हैं? Values क्या होती हैं? They are ingrained, क्या है? क्वालिटीज़ कह सकते हो, ठीक है। क्वालिटीज़ भी डिसक्वालिटी दोनों ही होती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट इट डिटरमाइंस योर जजमेंट बिहेवियर। बिलीव तो एक थॉट है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, बिलीव्स वीक भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। आई बिलीव दैट माई मदर ऑलवेज हेल्प्स मी आउट, ठीक है, बट ऐसे भी कभी हो सकता है दैट माई मदर इज़ नॉट एबल टू हेल्प मी बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस। तो बिलीव कैन बी वीक ऑल्सो, belief can be strong also. I believe that the government will always help us. This can be weak also, this can be strong also, because in some circumstances government can help us, in some circumstances government cannot, ठीक है। अब जब कोई एक बिलीव होता है जो कि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी टाइम से उसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस थॉट को काफ़ी टाइम से, then that particular belief transforms into value. Belief, a long lasting belief transforms into values. Example, I believe that hard work is the key to success. And if I want to become a civil servant, I need to be hardworking, right? This is, if I sustain this particular belief and worked on that, gradually it will become my value. What will become my value in this particular case, Gopal? Yes, hard work will become my value. When a belief is long lasting and we work upon it, gradually it transforms from a belief to a value. ठीक है। अब जैसे I believe in God and I think that I should always keep God with myself so that I perform all the day-to-day activities perfectly and I feel positivity in that particular actions. होता है ना, कई बार हम भगवान से बात करते हैं, ठीक है, हम भगवान को याद करते हैं तो हमारा कोई बहुत बुरा टाइम होता है तो वो भी थोड़ा कट जाता है, होता है, ठीक है। हाँ, शिवम मना कर रहा है, ठीक है, यू डू नॉट। अच्छा, तो जब ऐसे केस में द बिलीफ इज लॉन्ग लास्टिंग, ग्रेजुअली आई विल अडियर टू अ वैल्यू, माई बिलीफ विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ वैल्यू एंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल बी पॉजिटिविटी, ठीक है, पॉजिटिव ओरिएंटेशन। ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल समझ में आया, ठीक है। मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आई जस्ट इमीडिएटली रिमेंबर गॉड,
So I am in touch with the positive vibrations of Almighty Godfather, and in that case my belief, this is only a belief that I believe in God. Gradually, when it is a long lasting belief, it will transform into a value, and that value will be positivity, that I will remain in positivity. ठीक है? Characteristics of values. What are the characteristics of values? They are outcome of knowledge as well as beliefs. हमारी कुछ नॉलेज है और हमारे बिलीव्स हैं, उसका आउटकम है नॉलेज. एग्जाम्पल दो आउटकम ऑफ नॉलेज का. सोचो सोचो. हाँ क्या? हाँ, नॉलेज के बेसिस पे डिसाइड होता है, बट एग्जाम्पल बताओ. जैसे मैं बताती हूँ, जैसे बहुत समय पहले एक ऋषि मुनि थे, तो उन ऋषि मुनि ने वो कहीं से जा रहे थे और अचानक से उनको घोड़े पे जा रहे थे और कोई एक वैसा बीमार सा व्यक्ति मिला, उसने बोला प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी. ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है उसको उतर के ऋषि मुनि ने घोड़ा उसको दिया, जो वो बीमार व्यक्ति था, और वो घोड़ा वो बीमार व्यक्ति लेके रफू चक्कर हो गया, भाग गया. तो दैट वाज डिसऑनेस्ट एक्टिविटी. ठीक है, तो फिर उस पर्टिकुलर पर्सन को ऋषि मुनि ने बोला कि जो तुमने आज किया वो कभी आज के बाद कभी मत करना. ठीक है, ये मुझे मेरे स्क्रिप्चर से, जो शास्त्र है, मतलब ये बहुत मैंने समरी में ये बताई है, जो स्क्रिप्चर्स है मुझे वहाँ से नॉलेज मिली. क्या नॉलेज मिली मुझे? हाँ, क्या नॉलेज मिली मुझे इससे? किस वैल्यू के बारे में नॉलेज मिली? हाँ, धोखा नहीं देना, यानी वी शुड बी ऑलवेज ऑनेस्ट. वी शुड बी ऑलवेज ऑनेस्ट. तो बाय दिस पर्टिकुलर आउटकम ऑफ नॉलेज विल बी दैट आई शुड बी ऑलवेज ऑनेस्ट. इजंट दैट? ये होना चाहिए ना कि मुझे हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए. ये किसका आउटकम था? ये जो मेरी नॉलेज है ना, उसका आउटकम था. अब मैंने बचपन से, मैंने मान लो कोई बच्चा है, हम अपना ही देख लेते हैं, हम लोगों ने बहुत शरारतें करी हैं. ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि ठीक है अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन शरारतों के कारण अभी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए. नाउ आई शुड बी वर्किंग हार्ड सो दैट आई गेट गुड मार्क्स. इट इज़ द नॉलेज, आउटकम ऑफ नॉलेज ओनली ना. मैंने जब अच्छे से पढ़ाई करी है, मुझे पता है कि अच्छे से पढ़ाई करने से क्या होता है. यू विल गेट गुड मार्क्स. So this is the outcome of knowledge. If I am hard working today, I have the value of hard working. ठीक है, I have the value of hard work, so that value has come because of the knowledge that I had, because of the belief that I had. I believe that if I will work hard, I will become a civil servant. समझ में आ रहा है? Values are the core of human personality. You are humble, you are polite, you are intelligent, ठीक है, you are honest. You show you are a non-biased person. ठीक है, you are an impartial person. You are a responsible person. That shows, ये सब value है ना. That shows the type of personality you have. अब opposite में जाओ, you are a dishonest person, you are a liar, you are a irresponsible person. ये सारी values भी होती हैं. It determines what is the core of the human character, right? Core of human personality concerned with the character and conduct of a person. जिस तरह के इंसान के अंदर वैल्यू होगी वही तो उसका कंडक्ट होगा ना. If there is a dishonest person, there is a high probability that the activities performed by him will be dishonesty, corruption. ठीक है, and if there is an honest person, high possibility that he will work honestly. So the values that you have inside yourself will determine what kind of action you will perform.
if you are non hard working person, can we expect that you will be clearing civil service examination? No, na? So it is the values that determine the character as well as the conduct, that means action of a person. ठीक है? They can be learned through culture, through experience, social institutions. Example दो culture के. Culture से क्या क्या सीखते हैं? हाँ, India में there is togetherness because we have so many festivals that we celebrate together. Diwali is a festival of togetherness, right? So that we understand, learn from our culture through experience. Lot of things that we learn through experience only. ठीक है? Tell me one value, Shivam, wherein you learnt a value, that too from experience. क्या? Living in the present. ठीक है? That what we will be calling that value. A single name. प्रोक्रेस्टिनेशन का अपोजिट क्या होगा? ठीक है, ढूंढ के लाना. लिविंग इन द प्रेजेंट, इस टर्म को क्या वैल्यू बोलते हैं? ठीक है. सोशल इंस्टीट्यूशन, स्कूल में जाते हैं तो भी बहुत सारी चीज़ें, हम कॉलेज में जाते हैं, वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, वी लर्न डिसिप्लिन वाइल वी आर इन स्कूल, इन कॉलेज. ठीक है. दे आर ऑलवेज गिवन इन पेयर्स. पॉजिटिव वैल्यू के साथ हमेशा एक काउंटर पॉजिटिव, मतलब काउंटर वैल्यू होती है, दैट वी ऑलरेडी लर्न. ठीक है. What are the functions of values? They help us to be socially acceptable. Is that true? Socially acceptable हमें help करती है ना. If I have a value of being humble, politeness. हाँ? Right now I'm talking about positive values. ठीक है, वैल्यूज़ के अदर साइड को नहीं, बट वैल्यूज़ की पॉजिटिव वाले साइड को हम देख रहे हैं. ठीक है. तो अगर आप ऑनेस्ट हो तो आप सोशली एक्सेप्टेबल होंगे. आप हम्बल हो, पोलाइट हो, तो आप सोशली एक्सेप्टेबल होंगे. ठीक है. दे हेल्प इन जजमेंट्स एंड डिसीजन मेकिंग. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. व्हेन यू आर ऑनेस्ट, व्हेन यू आर काइंड, so all your actions and behaviors will be determined by the value that you have, right? Serve as an internal guide. कोई भी ethical dilemma है तो वहाँ पर आप कैसे determine करोगे? By the values that you have. They make behavioral choices less random. आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं. ठीक है. ये वाला है जो ऑनेस्टी से हो सकता है, ये वाला डिसऑनेस्टी से हो सकता है. यहाँ ऑनेस्टी प्लस डिसऑनेस्टी दोनों लग रही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्टी लग रही है. तो इफ़ यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, इफ़ यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, विच ऑप्शन विल यू चूज? First one, honesty. And if you are a dishonest person, then you have so many choices to make. So values actually make your choices less random. Straightforward. You know you are honest, so you will have definitely adhere to the honest actions. They help in prioritization too. They help in prioritization. How? If I told you this is an example wherein you have the option of showing honesty. If you choose this particular action, then you will be honest. If you choose this particular action, it has honesty as well as dishonesty. What will you prioritize if you are an honest person? First one, because you will be saying that you want to be only honest. ठीक है. This is how values make you to prioritization. लिख लिया?
क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। अब वैल्यूज कितने तरह की होती हैं? बहुत सारी होती हैं वैल्यूज, ठीक है। सोशल वैल्यूज पढ़ो एक एक करके वैल्यूज। प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजीज विच encourage us to live together, जैसे कि लव एंड अफेक्शन। मॉरल वैल्यूज, हाँ, ये मॉरल वैल्यूज हुई। सोसाइटी में आपको रहना है तो आपको कैसे रहना है, ठीक है, ऑनेस्टी, एम्पैथी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ। व्हाट आर द रिलीजियस वैल्यूज? प्रीचिंग ह्यूमैनिटी, ठीक है। नेशनल वैल्यू, रिस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम। सिविक वैल्यू, ठीक है। पॉलिटिकल वैल्यू, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक वैल्यूज़, इकोनॉमिक वैल्यूज़ मतलब हमारी जिस तरह का इकोनॉमिक मार्केट, जितना हमारा जिस तरह का इकोनॉमिक सेटअप होगा, सिस्टम होगा, तो इट विल डिटरमाइन इकोनॉमिक वैल्यू। just like the way before 1991, before LPG, liberalization, privatization and globalization, उससे पहले इंडिया में सोशलिज्म बहुत था, प्राइवेटाइजेशन नहीं था इतना, सोशलिज्म बहुत था। तो देन जैसे मिक्स्ड ही इकोनॉमी रही है इंडिया की, बट उस समय सोशलाइजिज्म का ज़्यादा इम्पैक्ट था। तो देन आर इकोनॉमी हैड सोशलिस्ट, ठीक है। आज जो है इट इज़ मोर बिकमिंग कैपिटलिज्म, ग्लोबलाइजेशन। तो जिस तरह की सोसाइटी में इकोनॉमी होगी उसी तरह की हमारी वैल्यूज़ भी होंगी। ये चीज़ समझ में आई? कोई इसमें कुछ खास है नहीं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। दो वैल्यूज़ है, इंटरनल इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ एंड टर्मिनल वैल्यूज़। Why is this asking that? ठीक है, वैल्यूज़ कैन बी क्लासिफाइड एज टर्मिनल वैल्यूज़, एंड वैल्यूज़, इंट्रिंसिक वैल्यूज़, लगभग सब एक ही हैं, ठीक है। और दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल मीन्स एंड एक्सटेंसिव वैल्यूज़। आप पुलकित सर ने आप लोगों को कंसिक्वेंशलिज्म, नॉन कंसिक्वेंशलिज्म समझाया था, क्या बताया था? डियोंटोलॉजी, ये सब समझाया था उन्होंने। एंड इन इटसेल्फ मीन्स टू द एंड, ये सब बताया था। बताओ, बोलो बोलो। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल सही कहा कि मीन्स टू एन एंड, ठीक है, और एंड इन इटसेल्फ, दोनों में बहुत अंतर आता है। यहाँ पर वो जो पूरा जो सेक्शन है ना, कंसिक्वेंशलिज्म एंड नॉन कंसिक्वेंशलिज्म, यूपीएससी में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, एथिक्स वाले पेपर में। और आप बहुत सारे यहाँ पर जो भी कुछ जैसे लिखोगे ना, कोई वैल्यू पूछा जाएगा, कोई भी कंसेप्ट, ये चीज़ें ज़रूर आती हैं। और पूरा एथिक्स भी अगर देखा जाए तो बस कंसिक्वेंशलिज्म एंड नॉन कंसिक्वेंशलिज्म में आप इसमें डिफाइन कर सकते हो, हालांकि वो बहुत नैरो हो जाएगा, लेकिन ये जो थ्योरीज़ हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए पढ़नी है।
याद करनी है अच्छे से, ठीक है। अब वैल्यूज़ देखो, टर्मिनल वैल्यूज़, दीज आर द वैल्यूज़, टर्मिनल वैल्यूज़ आर द गोल्स दैट अ पर्सन वुड लाइक टू अचीव ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। बिल्कुल एंड क्या है, ठीक है, जो मेरा एंड होगा, अल्टीमेट गोल होगा, उसको कहा जाएगा टर्मिनल वैल्यूज़। वो वैल्यूज़ हैं जिनके लिए मैं काम करती हूँ, फाइनली ये मेरा पर्पस है। वही जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी? दीज आर द वैल्यूज़ दैट आर मोड्स ऑफ बिहेवियर in achieving the terminal value. If I want to achieve the terminal value, I will have to switch to instrumental value. यानी कि मंजिल ये है और इसको मैं कहूँगी टर्मिनल वैल्यू, ठीक है। लेकिन उस मंजिल तक पहुँचने के लिए इस रास्ते पर मुझे चलना है, दिस इज इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। ये चीज समझ में आई? इट इज अ मीन्स टू सम अदर वैल्यू। ये एंड नहीं है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, ये एक मीन्स है, एक रास्ता है। इट इज ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वर्थ ओनली, यानी कि सिर्फ एक साधन की तरह है। और जो टर्मिनल वैल्यू है ये अल्टीमेट गोल और एंड है, ये फाइनल है अपना। फाइनल वो नहीं है, फाइनल ये है, ठीक है। अब इसको देखो एग्जाम्पल, यू want to become a civil servant, ठीक है, and for that what you do, you are ambitious, you are hardworking, you are aspiring। ये values है आपके अंदर, है कि नहीं है? है ना? तो ये हो गई instrumental values। which value? Instrumental value। final value क्या होगी? why do you want to become a civil servant? Because you are seeking a sense of accomplishment, completion। आप एक बार सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो you will be happy, you will feel a sense of accomplishment that yes we have achieved this in our life, isn't that Shivam? होगा? हाँ गोपाल, ये हो गई इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। यू वॉन्ट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, दैट्स वाई यू आर एम्बिशियस, हार्डवर्किंग एंड एस्पायरिंग। अगर सिविल सर्वेंट बनना है तो ये रास्ता है, हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे तो क्यों बनना चाहते हो, क्या मिलेगा सिविल सर्वेंट बनकर? यू विल हैव अ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट ना, कि मैंने ये चीज़ प्राप्त करी है, आई हैव रिसीव्ड दिस, दिस इज द थिंग दैट आई हैव अचीव्ड। You will feel that satisfaction that your task is completed. You will feel a sense of accomplishment. So this is the value, terminal value. And in order to achieve this sense of accomplishment, you are actually adhering to ambitiousness, hardworkingness and aspiring. ये values हैं instrumental, ठीक है। ये रास्ता है और मंजिल है sense of accomplishment। कनेक्ट कर पा रहे हो? समझ में आ रही है बात? ठीक है, यहाँ इस तक बताओ, इसके बाद कुछ एक मिनट। हाँ ठीक है, आज इतना ही करते हैं, टाइम हो गया।
ये चीज़ ब्रॉडली समझ में आई है आपको? टर्मिनल वैल्यूज़ क्या होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कोई अभी डाउट अभी तक का, कुछ जो हमने पढ़ा यू डिडंट अंडरस्टैंड प्रॉपरली? पक्का समझ में आया? ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट डू आस्क मी अबाउट इट। कहीं पर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो समझ में ना आ रही हो तो वो भी बताओ, ठीक है। आज यहाँ तक पढ़ते हैं, कल फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम इसके बाद जो है, अभी हम लोग रोल ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस और फैमिली, ये सब पढ़ेंगे क्या है। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे मॉरलिटी, ठीक है, और उसके बाद फिर हम फाइनली आएंगे एथिक्स पर, क्योंकि एथिक्स का कंसेप्ट पता होने से पहले आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए जो आज हमने लगभग कर ली, और मॉरलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो दैट्स ऑल, थैंक यू। लॉ